नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा का दूसरा दिन। ओस्लो में आयोजित होने वाले तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। भारत और स्वीडन के प्रधानमंत्रियों का अखबार में संयुक्त आलेख। अनिश्चितता से भरे दौर में वैश्विक सहयोग को बताया स्थिर और टिकाऊ विकास का रास्ता। जलवायु परिवर्तन, सप्लाई चेन संकट जैसी चुनौतियों का भी जिक्र। पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे इटली। विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना यात्रा का उद्देश्य। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की कर रहे हैं अध्यक्षता। 4 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक। रक्षा सहयोग और मजबूत करने पर फोकस। और आइए अब शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नॉर्वे की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री आज ओस्लो में आयोजित होने वाले तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन कई मायनों में खास है। आपको बता दें कि 5 नॉर्डिक देश नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड की आबादी करीब 2.7 करोड़ है। नॉर्डिक देशों की कुल जीडीपी 1.5 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि इसे यूरोप की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाती है। इतना ही नहीं, यहाँ की प्रति व्यक्ति जीडीपी यूरोपीय औसत से दोगुनी है और फोर्ब्स 2000 सूची में 60 नॉर्डिक कंपनियां हैं। भारत में 700 नॉर्डिक कंपनियां काम कर रही हैं और नॉर्डिक देशों में 150 भारतीय कंपनियां मौजूद हैं। और वहीं इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार एवं अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गार स्टोरा भी शामिल हुए। वहीं प्रधानमंत्री ने पिछले 12 वर्षों में भारत में बड़े पैमाने पर हुए सुधारों का उल्लेख किया। भारत की शानदार आर्थिक विकास यात्रा को रेखांकित करते हुए पीएम ने नॉर्वे की कंपनियों को भारत में निवेश का न्योता दिया। पीएम ने भारत में पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अवसरों का उल्लेख किया। 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। और वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब खाद्य, ईंधन और उर्वरक सुरक्षा वैश्विक चुनौती बन गई है, ऐसे में भारत और नॉर्वे इनका मिलकर समाधान कर रहे हैं। पीएम ने नॉर्वे की कंपनियों को भारत में निवेश बढ़ाने का न्योता दिया। भारत एमआरओ, ग्रीन शिपिंग और मैरीटाइम सर्विसेज सभी में एक ग्लोबल हब बन रहा है। आज नॉर्वे के करीब 10% शिप इंडिया में बनते हैं। क्या हम इसको अगले 5 वर्ष में 25% तक ले जा सकते हैं क्या? और मैं मानता हूं मुश्किल काम नहीं है। अब गति पकड़ ली है हमने। थोड़ा बड़े टारगेट के साथ बड़े कदम की जरूरत है। और वहीं नॉर्वे के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को द्विपक्षीय सहयोग में नई मजबूती देने वाला बताया। The trade agreement we have signed is unique. We have never made that kind of commitment in terms of expanding our investment, creating 1 million jobs in India over time. So that's where we are now, and we are very happy that we get off to such a good start. We are natural partners, actually complementary partners in a certain range of areas, and the cooperation is already extensive.
नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गार स्टोरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे दौरे को बेहद महत्वपूर्ण बताया। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को रेखांकित किया। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके देश की कंपनियां भारत में निवेश को लेकर बेहद उत्साहित हैं। India playing such a growing role on the international scene with its contact, with its experience. So that was a useful update from both me and him on how we read the situation, the war in Ukraine, the war in the Middle East, how we are affected, and how can we contribute towards some kind of diplomatic solutions. These wars started for some different reasons. Now we have to find out how they can end. So that was on politics, but it's also been a great day for economic relations. We have a free trade agreement between EFTA countries, of which Norway is one, with Switzerland, Liechtenstein, Iceland, and Norway. A very forward-looking agreement, very ambitious agreement, and we've seen today with companies, economic operators, a great interest in investing in India, which is good for Indian jobs, in Indian welfare, but also for Norwegian jobs. And I'm happy to see also that we have established what we call a green strategic partnership. So in the businesses of clean energy, carbon capture and storage, storage of renewable energy, Norway and India can do a lot. And all of these issues have been well prepared in preparation for this meeting, and I think we have delivered well on them. और वहीं नॉर्वे के साथ भारत ने रणनीतिक स्तर की ग्रीन साझेदारी को लेकर अहम समझौता किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यह समझौता पूरी दुनिया के लिए लाभदायक साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते साल पहलगाम आतंकी हमले के दौरान नॉर्वे के सहयोग की सराहना की, तो दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे के पीएम के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की और सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने आतंकवाद के हर स्वरूप की निंदा की है, तो दुनिया में जारी संघर्षों के लिए संवाद से समाधान की बात को भी दोहराया है। 43 साल बाद नॉर्वे की यात्रा पर ओस्लो पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत करने हवाई अड्डे पर खुद नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गार स्टोरा पहुंचे। दोनों नेताओं ने बाद में एक द्विपक्षीय मुलाकात की। वहीं प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद भारत नॉर्वे के बीच रणनीतिक स्तर की ग्रीन साझेदारी को लेकर एक अहम समझौता हुआ। हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी। रणनीतिक स्तर की हरित साझेदारी के अलावा अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग, डिजिटल विकास को लेकर साझेदारी, स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग, टनल व स्लोप निर्माण में क्षमता विकास, विज्ञान व तकनीक, समुद्री ऊर्जा में अहम समझौते हुए। संयुक्त बयान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष से गुजर रही दुनिया, विशेष तौर पर पश्चिमी एशिया और रूस यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान निकालने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संघर्षरत दुनिया के बीच भारत और यूरोप नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भी यूरोप और भारत के बीच समझौते को निवेश, रोजगार, व्यापार के लिए अहम करार दिया। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। We now have a free trade agreement between EFTA countries and India with great expectations and ambitions. One of the most important trade agreements we have ever signed. New large opportunities for investments, innovation and job creation in areas such as green tech, renewable energy, maritime industries and seafood. And for India, I believe it's the first free trade agreement with European partners of its kind. But we are also moving forward in other areas. We are now elevating our relationship to a green strategic partnership
which gives us the foundation to work on knowledge, resources and ambitions for the green transition, where we depend on succeeding both of us. नॉर्वे किंग हराल्ड V से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। इस दौरान किंग ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर प्रवासी भारतीयों में भी खासा उत्साह नजर आया। प्रवासियों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में भारतीय संस्कृति और विभिन्न कलाओं को प्रदर्शित किया। भारतनाट्यम की बच्चों द्वारा प्रस्तुति, सितार और तबले की जुगलबंदी। प्रवासियों ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। ये बच्चे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में तरह तरह के गीत संगीत गा रहे थे। इनसे मैं पूछता हूँ कि कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। जिनको मैंने अपने बचपन से सुना है और देखा है, वो आज मुझे फेस टू फेस मिल रहा है। I liked it very much, and that we got to meet our honorable Prime Minister from India. It was a surreal experience. I never thought I would actually meet Narendra Modi. अपने देश को एक बहुत पहली बार एक ऐसा संत मिला है जिसने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया है। आज उनको देख कर ऐसे लगा पता नहीं कैसे, बहुत इमोशनल हो गए थे हम लोग, पर मोदी है तो मुमकिन है। देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओस्लो से अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात विश्व मंच पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की। जी हां, जहां एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा ने देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को अब तक दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा दिए गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की संख्या 32 हो गई है। देखते हैं भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा पर यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के राजा ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सक्रिय भागीदारी और नॉर्वे के साथ सहयोग को नई दिशा देने के लिए दिया गया है। ये पीएम मोदी के लिए 32वां वैश्विक सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान ऐसे समय मिला है जब भारत यूरोप समेत दुनिया के प्रमुख शक्ति केंद्रों के साथ अपने संबंधों को नई मजबूती दे रहा है। इससे पहले पीएम मोदी को स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। भारत स्वीडन संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री को ये अवार्ड दिया गया। स्वीडन की राजकुमारी विक्टोरिया ने पीएम को ये अवार्ड सौंपा। 1748 में स्थापित रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार स्वीडन के सबसे प्रतिष्ठित शाही सम्मानों में गिना जाता है। पोलर स्टार यानी ध्रुव तारा, जो दिशा, स्थिरता और मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है। इससे पहले साइप्रस ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III, जबकि रूस ने द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल से सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बने। पश्चिम एशिया के जटिल भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत ने संतुलित और भरोसेमंद साझेदारी की अपनी पहचान मजबूत की है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजराइल और फलस्तीन दोनों ने अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। इजराइल ने उन्हें स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया, जबकि फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन से सम्मानित किया। पश्चिम एशिया में अन्य देशों मसलन ओमान ने ऑर्डर ऑफ ओमान, कुवैत ने द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर और संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ जायद से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। ग्लोबल साउथ और अफ्रीकी देशों के साथ भारत की साझेदारी भी लगातार मजबूत हुई है। इथियोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, घाना ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, नाइजीरिया ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर और नामीबिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इन सम्मानों को भारत की उस भूमिका से जोड़कर देखा गया जहां भारत विकासशील देशों की आवाज को वैश्विक मंच पर मजबूती से उठाता रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र और कैरेबियाई देशों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा है। श्रीलंका ने श्रीलंका मित्र विभूषण, मॉरिशस ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, जबकि गुआना, डोमिनिका और बारबाडोस ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं।
कोविड महामारी से लेकर विकास साझेदारी तक भारत की भूमिका को इन देशों ने खुलकर सराहा है। प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के अलग अलग देशों से मिल रहे ये सम्मान केवल एक नेता का सम्मान नहीं, बल्कि बदलते भारत की वैश्विक भूमिका की स्वीकारता है। संवाद, विकास, विश्वास और साझेदारी, यही वो 4 स्तंभ हैं जिन पर भारत आज अपनी नई वैश्विक पहचान गढ़ रहा है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भारत को अब केवल एक बड़े देश के रूप में नहीं, बल्कि समाधान और नेतृत्व देने वाले शक्ति के रूप में देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने अंग्रेजी दैनिक द इंडियन एक्सप्रेस में एक संयुक्त आलेख लिखा है, जिसका शीर्षक है इंडिया एंड स्वीडन डिलीवरिंग ग्रोथ, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी टुगेदर। इस लेख में दोनों नेताओं ने साफ कहा है कि दुनिया इस समय भू राजनीतिक तनाव, ऊर्जा असुरक्षा, आर्थिक विखंडन और जलवायु संकट जैसे दौर से गुजर रही है और ऐसे समय में वैश्विक सहयोग ही स्थिर और टिकाऊ विकास का रास्ता बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, बहुपक्षवाद और साझा जिम्मेदारी को आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया है। दोनों नेताओं ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन, सप्लाई चेन संकट और औद्योगिक बदलाव जैसी चुनौतियों का समाधान कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता। लेख में भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताते हुए ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में उसकी भूमिका को रेखांकित किया गया है। भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य का भी उल्लेख किया गया है। वहीं स्वीडन को स्वच्छ ऊर्जा, हरित ऊर्जा और नवाचार आधारित विकास मॉडल का अग्रणी उदाहरण बताया गया है। लेख में कहा गया है कि स्वीडन ने उत्सर्जन कम करते हुए भी आर्थिक विकास की गति बनाए रखी है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने लेड आईटी यानी कि लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन पहल को भारत स्वीडन सहयोग का एक बड़ा उदाहरण बताया। इस पहल को भारी उद्योगों के डीकार्बोनाइजेशन और हरित औद्योगिक परिवर्तन का वैश्विक मंच पर इसे कहा गया है। और लेख में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अब केवल जलवायु लक्ष्यों की घोषणा पर्याप्त नहीं है, बल्कि तकनीकी साझेदारी, ग्रीन फाइनेंस, क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन और लो कार्बन इंडस्ट्रीज को बड़े पैमाने पर लागू करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन ने लिखा है कि भविष्य की औद्योगिक क्रांति सहयोग, नवाचार और साझा निवेश से ही तय होगी, न कि संरक्षणवाद और अलगाववाद से। वहीं दोनों नेताओं ने नॉर्डिक देशों समेत अधिक देशों को इस साझेदारी से जुड़ने का भी आह्वान किया है, ताकि स्वच्छ तकनीक, हरित उद्योग और सतत विकास को वैश्विक स्तर पर नई गति मिल सके। लेख के अंत में दोनों प्रधानमंत्रियों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आज की वैश्विक अनिश्चितता में प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग ही साझा समृद्धि, लचीली अर्थव्यवस्था और टिकाऊ भविष्य का आधार बनेगा। तो तमाम बड़ी बातें इस लेख के जरिए साझा की गई हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। उस एक बीमारी ने हमारी जिंदगी बदल दी। हॉस्पिटल का बिल इतना था कि ना तो घर खर्च के पैसे बचे, ना EMI भरने के। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। सर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय ऐतिहासिक दौरे पर इटली पहुंच रहे हैं, जहां वे द्विपक्षीय संबंधों को नई धार देने के लिए इटालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी के साथ महामंथन करेंगे। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों के बीच जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान को जमीन पर उतारने और $16 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार को नया विस्तार देने पर अंतिम मोहर लगेगी। ये दौरा भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है और किन किन मुद्दों पर दोनों देशों में बात हो सकती है, देखिए संवाददाता नीरज सिंह की रोम से ये ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर इटली आ रहे हैं और ये यात्रा इटली और भारत के बीच में रणनीतिक और आर्थिक संबंधों के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता की अगर मुख्य एजेंडे की बात करें तो जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान को जमीन पर उतारने के लिए बात होगी। भारत और इटली के बीच में वर्तमान समय में
करीब 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक जो कारोबार है वो पहुंच गया है। दोनों देशों के नेता इसे और आगे बढ़ाने पर चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही भारत और यूरोपियन संघ के बीच चल रहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इटली की भूमिका किस तरह की होगी, इस पर भी बात हो सकती है। भारत और इटली के बीच में जो रक्षा और सुरक्षा सहयोग है वो इस समय काफ़ी आगे है और दोनों देश रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार और विक्रेता के रिश्ते से आगे बढ़कर मेड इन इंडिया के तहत हथियारों और सैन्य उपकरणों और को प्रोडक्शन और जॉइंट रिसर्च पर जो ध्यान है वो अपना केंद्रित कर रहे हैं। तो इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके साथ साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर बात हो सकती है, जिसमें समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई में जो रणनीतिक सहयोग है वो किस तरह से मजबूत किया जा सकता है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर जो बात है वो हो सकती है। जलवायु परिवर्तन से निपटने और नेट जीरो लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा विशेषकर ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल्स के क्षेत्र में तकनीकी साझेदारी पर जो बात है वो हो सकती है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच विज्ञान प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन और अंतरिक्ष अनुसंधान में किस तरीके से इनोवेशन को बढ़ा सकते हैं, इस पर भी जो बातचीत है वो दोनों मुल्क के जो नेता हैं वो कर सकते हैं। मोबिलिटी और स्किल पार्टनरशिप के तहत हमने देखा है कि भारत और इटली के बीच में पहले से ही मोबिलिटी समझौता है, जिसके तहत भारतीय पेशेवर और शोधकर्ता, उसके साथ साथ छात्र इटली में कानूनी रूप से काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनके अवसरों को और कैसे सुगम किया जा सकता है, इस पर भी दोनों देशों के जो नेता हैं वो बातचीत कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के राष्ट्रपति से मुलाकात है वो भी करेंगे और उस मुलाकात में दोनों देशों के संबंधों को किस तरीके से मजबूत किया जाए, इस पर भी बात हो सकती है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, रोम, इटली। और प्रधानमंत्री इस वक्त नॉर्वे में हैं और उसके बाद यहाँ से वो इटली के लिए रवाना होंगे। तो ऐसे में क्या शेड्यूल आज का है, आइए सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे यात्रा का आज दूसरा दिन है और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में वो शामिल होंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा सम्मेलन है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से और इसके अलावा तकनीकी विकास के मामले में अगर हम कहें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता हुआ नजर आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जब ये शिखर सम्मेलन यहाँ पर जब होगा तो आइसलैंड के पीएम के साथ भी द्विपक्षीय उनकी जो बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी और भारत नॉर्डिक जो शिखर सम्मेलन है वो कई मायनों में बेहद खास है। इसके अलावा फिनलैंड के प्रधानमंत्री के साथ उनकी अहम चर्चा होने वाली है। तमाम अलग अलग बिंदुओं पर यह चर्चा होगी, कौन कौन से क्षेत्र हैं जिस पर यह बात हो सकती है वो साफ तौर पर आने वाले समय में भी तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। डेनमार्क के प्रधानमंत्री से भी उनका मुलाकात का कार्यक्रम है और किस तरह से आगे की रूपरेखा रखी जाएगी, क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर जो बड़ी बातें हैं वो क्या रहने वाली हैं, किन किन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा, ये सब कुछ यहाँ पर होने वाला है। और नॉर्वे से रोम के लिए इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की जो रात्रि भोज है उस पर वो पीएम जॉर्जिया मेलोनी यहां पर रात्रि भोज में उनकी मेजबानी करती हुई नजर आएंगी। काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और अगर शेड्यूल्स की बात करें तो नॉर्वे भारत के बीच 12 ऐसे समझौते हैं जो हुए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या ये समझौते हुए हैं और किस तरह से जो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की आधिकारिक घोषणा है वो ही है। 12 नए समझौतों और पहलों पर हस्ताक्षर हुए हैं। 2030 तक व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया मिशन में आपसी सहयोग किस तरह से बढ़ाया जाए इस पर फोकस किया गया है और नॉर्थ शिपिंग 2027 में इंडिया पवेलियन बनेगा। 1 करोड़ नई नौकरियों के सृजन पर भी चर्चा हुई है। और इसके अलावा भी देखें तो नॉर्वे की अगर हम बात करें तो नॉर्वे इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव में वो शामिल है और ऑफशोर विंड एनर्जी क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। ग्रीन शिपिंग तकनीक के लिए अहम साझेदारी होगी। यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन को दोहराया है। इसके अलावा अंतरिक्ष सहयोग के लिए नए समझौते पर हस्ताक्षर। ब्लू इकोनॉमी क्षेत्र में आपसी सहयोग का जो विस्तार है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो आप समझिए कि भारत और नॉर्वे के बीच ये जो समझौता है वो कई मायनों में बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण, जिससे आने वाले समय में हम देख पाएंगे जो मजबूत गति है वैश्विक स्तर पर इन दोनों देशों की मिलती हुई नजर आएगी और आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। वहीं अब अगर हम भारत इटली के आर्थिक संबंधों पर नजर डालें तो आइए आपको ये भी बताते हैं कि ईयू में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो है वो 2025 में 14.25 बिलियन यूरो
द्विपक्षीय व्यापार साफ तौर पर देखने को मिला। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से दोनों देश प्रगति के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत कुछ साफ तौर पर नजर आ रहा है। 2025 में भारत का जो निर्यात है 8.55 बिलियन यूरो रहा है और यही है स्थिति 2026 में इसके और बढ़ने की आशंका जो साफ तौर पर है, उम्मीद है, वो जताई गई है। भारत के पक्ष में 2.85 मिलियन यूरो जो है उसमें संतुलन किस तरह से नजर आया। 2025 में भारत को इटली का जो निर्यात है वो 5.70 बिलियन यूरो नजर आया। 2029 तक वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है। आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाइयां, नए आयाम तक पहुंचाने के लिए ये दृढ़ संकल्प लिया जा रहा है। द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने का और इसे बढ़ाने का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया गया है। इटली का 14वां सबसे बड़ा आयात स्रोत भारत है। तो आप समझिए कि दोनों देशों के जो पारस्परिक रिश्ते हैं वो इस दौरे के बाद और कितने मजबूत होते हुए नजर आएंगे। भारत को प्राथमिकता वाले देशों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है और भारत और इटली की ये जो दोस्ती है वो नए आयाम स्थापित करती हुई नजर आएगी। 2025 में सेवाओं का जो व्यापार है वो 1.33 बिलियन यूरो से ज्यादा का रहा है। तो ऐसे में आप समझिए कि कितना महत्वपूर्ण ये होने वाला है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम जो अलग अलग नीतियां हैं वो बनती हुई नजर आएंगी। अब आपको बताते हैं कि भारत और इटली एक दूसरे के देश में कितना निवेश करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कितना निवेश करते हैं। भारत में इटली के निवेश की अगर हम बात करें तो अप्रैल 2000 से सितंबर 2025 में FDI में इटली 19वें स्थान पर था। तो कुछ आंकड़े आपके साथ साझा कर रहे हैं, आप इसको समझिए कि अप्रैल 2000 से सितंबर 2025 में 3.66 अरब जो डॉलर का निवेश यहां पर देखने को मिला। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 29.8%, ट्रेडिंग की बात करें तो 17.1%, औद्योगिक मशीनरी में अगर हम देखें तो 5.6%, इसके अलावा सेवाओं में 5.1%, इलेक्ट्रिक उपकरण में 4.6%। जनवरी से जून 2025 में 500 से ज्यादा मिलियन यूरोस का निवेश हुआ है और भारत में लगभग 800 इतालवी कंपनियां यहां पर मौजूद हैं। सेक्टर समझ लीजिए, फैशन है, परिधान है, कपड़ा है और कपड़ा मशीनरी से जुड़ी जो कंपनी है उसमें बहुत बड़ा योगदान देखने को मिला है। ऑटोमोटिव, रसायन, ऊर्जा से जुड़ी कई सारी कंपनियां यहां पर मौजूद हैं। और वहीं इटली में भारतीय निवेश की बात करें तो इटली में लगभग 490 मिलियन यूरो का प्रत्यक्ष भारतीय निवेश साफ तौर पर देखने को मिला है और ये आंकड़े बहुत बड़े हैं जो साफ तौर पर दिखाते हैं कि किस तरह से जो भारत के और इटली के बढ़ते हुए कदम है वैश्विक पटल पर किस तरह से नजर आ रहे हैं। इटली में भारतीय निवेश लगभग 490 मिलियन यूरो का प्रत्यक्ष भारतीय निवेश IT के सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में और मुख्य निवेश अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स द्वारा इवेको ग्रुप का 3.8 बिलियन यूरो का अधिग्रहण, कई प्रमुख भारतीय कंपनियों का निवेश इसमें साफ तौर पर नजर आता है, जिसमें अगर कंपनियों की बात करें तो TCS है, महिंद्रा है, रेनबैक्सी है, सन फार्मा समेत कई कंपनियां हैं। तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखें तो भी बहुत महत्वपूर्ण और फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों के लिहाज से देखें तो भी बहुत महत्वपूर्ण। तो आप समझिए कि कितना बड़ा ये जो निवेश है वो देखने को मिल रहा है और ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो नीतियां हैं ये बनती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो इस पर साफ तौर पर मुहर लगती हुई नजर आएगी कि अब आगे का रोड मैप कैसा होने वाला है, क्या रणनीतियाँ, क्या नीतियाँ बनती हैं, वो हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे और वो जो तस्वीर जैसे जैसे आएगी वो भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा को लेकर यहां रहने वाले भारतीय कारोबारी समाज के लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। उनका यह मानना है कि आज दोनों देशों में कारोबारी रिश्ते बहुत ऊंचाइयों पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा से क्या उम्मीदें यहां रहने वाले कारोबारी समाज के लोगों को उस नजर आ रही है, उस पर बात की है हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने वहां के कारोबारी अशोक गुलेरिया से। देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की यात्रा पर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर इटली में रहने वाले भारतवंशी जो खासतौर से कारोबार से जुड़े हुए हैं वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि भारत और इटली के संबंध जिन ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं उससे उनको भी फायदा होगा और भारत और इटली के बीच जो संबंध हैं वो और ज़्यादा बेहतरीन होंगे। सर, 2014 के बाद कैसे आप देख रहे हैं भारत इटली संबंधों को, खासतौर से व्यापार की दृष्टि से देखें? सर, व्यापार की दृष्टि से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जो डील्स हो रही हैं इंडिया और इटली के बीच के अंदर, जो प्रोडक्ट, जैसे मेरा ही ले लीजिए सर, हम सबसे पहले हमने गारमेंट से स्टार्ट किया, आज हम ग्रोसरी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, गारमेंट भी कर रहे हैं। तो डे बाय डे रिलेशंस बढ़ते ही जा रहे हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी बनी है। पहले किस तरह की चुनौतियां आप लोगों के सामने रहती थीं और अभी कैसी स्थिति है?
सर पहले कस्टम में जब मर्जी हुई इंडिया से आने वाले सामान राइस वगैरह पे चेक के लिए रोक देते थे, डिले होता था। अब धीरे धीरे चीज़ें बदली है और भारत सरकार की कोशिशों से इंडियन एम्बेसी है रोम में, उसकी जो कमर्शियल विंग है उनके सहयोग से चीज़ों में बदलाव आया है। वो हेल्प कर रहे हैं, वो इटालियन ऑफिशियल्स को अप्रोच करके उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं जो चीज़ें हैं, वो समझने में फ़र्क था। बाकी दिन ब दिन सर इंडिया और इटली के रिलेशन बहुत ही अच्छी ऊंचाइयों पे जा रहे हैं। इस विजिट से खासतौर से जो कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, इस विजिट से क्या उम्मीद है उनको? सर विजिट से और नए समझौते होंगे भारत और इटली के बीच में, समझौते होंगे तो यहाँ पे और बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होंगी, लोगों में भारत के लिए और ज़्यादा अपनत्व आएगा। भारत के जो लोग हैं इटली में रह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं, किस तरह का उत्साह है उनमें? सर हम बहुत उत्साहित हैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए। ये तीसरी बार है जब प्रधानमंत्री जी का दौरा इटली में हो रहा है और हमारी प्रधानमंत्री जी जो मेलोनी जी हैं वो भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत ही, उनके रिश्ते बहुत ही उच्च स्तर पर हैं। तो सर सभी, चाहे आप सिर्फ डियास्पोरा क्यों, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इटली है, सभी में उत्साह का माहौल है सर। तो ये आपने देखा कि जो कारोबारी समुदाय से जुड़े लोग हैं, खासतौर से जो इटली में रह रहे हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री की ये विजिट काफ़ी खास रहेगी, खासतौर से दोनों देशों के बीच कारोबार को लेकर, और इसके साथ साथ दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच जो स्पेशल बॉन्डिंग है उसका भी कारोबार पर असर पड़ेगा और भारत और इटली के जो संबंध हैं वो एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, रोम, इटली। और वहीं रोम के उत्तरी इलाके की खूबसूरत वादियों में इन दिनों तबले की थाप, संस्कृत के भजनों और ध्यान के मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है। निर्मल हाउस के भीतर इटली के कोने कोने से आए इतालवी नागरिक जुटे हुए हैं और इन लोगों ने भारत की आध्यात्मिक परंपराओं, योग और दर्शन को अपने जीवन में उतारा है। देखिए संवाददाता नीरज सिंह की रोम से ये खास रिपोर्ट। रोम की भीड़भाड़ वाली सड़कों और ऐतिहासिक स्मारकों से दूर भारत को महसूस करने का एक अलग ही आनंद है। इटली के ग्रामीण इलाके में बसे निर्मल हाउस में पूरे इटली से लोग योग, ध्यान, संगीत और आध्यात्मिकता के जरिए एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ये नज़ारा भारत और इटली के बीच एक अनोखा सांस्कृतिक सेतु बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इटली यात्रा से जहां दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर ध्यान केंद्रित हुआ है, तो वहीं इस तरह के प्रयासों से दोनों मुल्कों के लोगों के बीच संस्कृति और आपसी मानवीय जुड़ाव भी तय हो रहा है। Somehow yoga is a universal. योग एक सार्वभौमिक भाषा है, इसलिए यह हमेशा से ही मनुष्यों के भीतर मौजूद रही। यह केवल हमारी सोच और संस्कृति की बनावट के कारण अब तक छिपा हुआ था। सौभाग्य से भारतीय समाज और संस्कृति ने इसे मानवता के विकास में एक ऊंचे स्थान पर सुरक्षित रखा। Culture maintained it. यहाँ मौजूद कई लोगों के लिए भारत सिर्फ एक देश नहीं है, ये उस प्राचीन ज्ञान की जन्मभूमि है जो आज भी महाद्वीपों के पार अपनी पहचान रखता है। किसी ने बरसों पहले योग की शुरुआत की थी, तो किसी को जीवन के कठिन दौर में ध्यान का सहारा मिला। लेकिन आज ये सभी भारत के बारे में बेहद सम्मान, गर्मजोशी और गहरी श्रद्धा के साथ बात करते हैं। योग का जन्म भारत में हुआ था। मुझे लगता है कि योग मेरे खून में है, यह मुझ में समाया हुआ है। यह ऐसा कुछ है जिसे मैं अपने से कभी भी अलग नहीं कर सकती। ये जुड़ाव यहाँ हर तरफ साफ दिखाई देता है। तबले की थाप में, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बेहद सधे हुए अंदाज में सीखी गई मुद्राओं में और सामूहिक ध्यान की उस गहरी शांति में। कई प्रतिभागियों के लिए जो सफर दशकों पहले शुरू हुआ था, वो अब उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। ऐसे समय में जब भारत और इटली व्यापार, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी में अपना सहयोग बढ़ा रहे हैं, तो वहीं ध्यान और योग के प्रति लोगों का लगाव दोनों देश के लोगों में एक मजबूत स्तंभ का काम करता है। पीपल टू पीपल कनेक्ट यानी जन जन का जुड़ाव, एक ऐसा सांस्कृतिक संबंध जिसे समझौतों या आधिकारिक बयानों के जरिए नहीं नापा जा सकता। आज पूरी दुनिया योग के प्रति आकर्षित हो रही है। इटली में भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भारतीय योग से जुड़े हुए हैं।
यहाँ के लोगों का कहना है कि योग उन्हें आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है और उनके मन को स्थिरता देता है। यही कारण है कि आज सहज योग इटली के हजारों लोगों के मन में बसा हुआ है और मानसिक शांति के लिए वो इस योग को लगातार कर रहे हैं। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, रोम, इटली। और वहीं आज हिंदी भाषा पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित कर रही है। विदेशी भी अब हिंदी में बात करना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि हिंदी में कई भाषाओं के शब्द मिलते हैं। आज धीरे धीरे वो ग्लोबल रूप ले रही है। हिंदी भाषा से इटली के लोग भी प्रेम करते हैं। देखिए, हिंदी भाषा की पहचान धीरे धीरे पूरी दुनिया में बढ़ रही है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो हिंदी भाषा को न केवल अपना रहे हैं बल्कि हिंदी भाषा में बातचीत भी कर रहे हैं। इस समय हम रोम में हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ दो लोग हैं जो हिंदी भाषा से बहुत प्यार करते हैं। इटली के रहने वाले हैं लेकिन इनका प्रेम हिंदी है। क्यों आपने हिंदी भाषा को बोलना पढ़ना पसंद किया? ओके, सचमुच ये एक लंबी कहानी है, पर संक्षेप में कहूँ तो मैं एक गुरु का अनुसरण करता हूँ। उनका नाम है हैरा खान बाबा जी। वे उत्तराखंड से थे और यूनिवर्सिटी शुरू करने से पहले मैंने सोचा था कि क्या करूं, और मेरे मन में बहुत संदेह थे जैसे कौन सा विषय पढ़ना है मुझे। और लेकिन एक दिन मैंने अपने गुरुजी की एक किताब में पढ़ा था कि हिंदी और संस्कृत सीखो और दूसरे लोगों को सिखाओ। हिंदी में क्या आपको अच्छा लगता है और जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो कैसा फील होता है आप लोग? अच्छा, तो मेरे अनुसार हिंदी एक समुद्र की तरह है जिसमें बहुत सी भाषाएं नदियों की तरह आकर मिलती हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हिंदी में अरबी हैं, फारसी हैं, संस्कृत और वगैरह वगैरह अन्य भाषाओं के शब्द मिलते हैं। और मेरे लिए ये सबसे आकर्षक बात है क्योंकि हिंदी एक संसार की तरह है पर उसकी पहचान बहुत मजबूत है। आप हिंदी में पीएचडी भी कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या था कि हिंदी में पीएचडी करना है? तो 5 सालों के बाद, तो मेरे बैचलर और मास्टर डिग्री के बाद मैंने सोचा है कि शायद एक पीएचडी करने की कोशिश करूंगा। और अभी मैं एक पीएचडी हिंदी के बारे में कर रहा हूँ। जॉर्जिया भी इस समय हमारे साथ हैं। जॉर्जिया, हिंदी भाषा से प्रेम मतलब क्या आपको लगता है जब आप हिंदी बोलती हैं या हिंदी पढ़ती हैं, और क्या अच्छा लगता है? सब कुछ अच्छा लगता है हिंदी के बारे में। इतालवी के जैसा बहुत अलग है, बहुत सिमिलर है, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए आप सप्ताह बोलते हैं और हम सेत्ते बोलते हैं, और सब छोटी छोटी चीज़ें अलग अलग है। अच्छा, हिंदी में क्या अच्छा लगता है जब आप हिंदी पढ़ती हैं या बोलती हैं, तो कैसा फील आता है आप लोगों को? कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ऐसा फील है। और मैं बहुत बॉलीवुड फिल्म देखती हूँ। आपने देखा कि रोम के निवासी हैं और हिंदी भाषा से प्रेम करते हैं। ये अपने आप में गर्व की बात है। जब आप भारत से बाहर दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं और वहाँ के लोग अगर आपकी भाषा बोलते हैं तो एक भारतीय होने के नाते गर्व भी महसूस होता है और अच्छा भी लगता है कि आज हिंदी की पहचान दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बहुत सम्मान के साथ हो रही है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, रोम, इटली। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी के इटली दौरे को लेकर रोम में रहने वाले सिख समुदाय के लोग काफी खुश हैं। प्रधानमंत्री मोदी का बेसब्री से वो इंतजार कर रहे हैं। इटली में करीब 2 लाख के आसपास भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, जिनमें अधिकांश सिख समुदाय से आते हैं। इटली के अंदर करीब 1.5 लाख के करीब सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं वो रहते हैं। और आपको बता दें कि इटली की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम पहुंच रहे हैं और ये दौरा भारत और इटली के संबंधों के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है। इटली के डेयरी उद्योग में एक बड़ा योगदान
सिख समुदाय का रहा है। भाजी कैसे देखते हैं आप, प्रधानमंत्री भी यहाँ आ रहे हैं, दोनों देशों के रिश्तों को क्या लगता है कि एक नई गहराई और एक नई ऊंचाई मिलेगी इस यात्रा से? बिल्कुल जी, यहाँ का जो डेयरी फार्मिंग का जो किता है वो बहुत एडवांस, बहुत मॉडर्न, ऐसी संधि जड़ी है वो होनी चाहिए देशों की जिसमें डेयरी फार्मिंग का और एग्रीकल्चर। तो डेयरी फार्मिंग का ये कोई समझौता होता है भारत के साथ, तो जैसे यहाँ पर हमारे इंडियन लोग आकर डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, तो इनकी तकनीकें थोड़ी हमारे से अच्छी हैं, तो यहाँ पे काम करने के साथ साथ इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला हुआ है। और अगर समझौता होता है कुछ, तो अगर इंडिया में जाके ये काम करते हैं तो हमारा इंडिया भी और ज़्यादा तरक्की पे पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारे देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जा रहे हैं, तो हम सब उनका वेलकम करते हैं। एक तो हमारे समुदाय जो है, हमारे देश के जो इंडिया के सारा समुदाय हैं, उनमें भी खुशी आती है कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर यहाँ आया है और आके वो इन लोगों से बातचीत होती है, इन लोगों में हमारी बात जाती है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है जो यहाँ आए हैं, उन लोगों को भी होता है क्योंकि इंडिया आज डेवलप के रास्ते में जा रहा है। हम इनसे कोई ना कोई फ़ायदा ले सकते हैं इन कंट्रियों से, क्योंकि हम आगे बढ़ने की रेस में है। अभी मैं लास्ट ईयर 25 में गया था और मैंने देखकर जो सड़क और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, मुझे लगा ही नहीं कि मैं इंडिया में यहाँ हूँ, इटली में हूँ। तो एक बहुत बड़ा तब्दीली आई हुई है इस 20-25 साल के टाइम में। तो ये आपने देखा कि रोम में जो सिख समुदाय के जो लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं और उनका कहना है कि अगर डेयरी क्षेत्र में अगर किसी तरह का समझौता होता है तो उसका फ़ायदा भारत में रहने वाले किसानों को भी होगा। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, रोम, इटली। तो बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा, इससे जुड़ी हुई लगातार जो अपडेट आएगी वो हम आपके साथ साझा करेंगे। बहरहाल वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अन्य खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। छोटा सा ब्रेक रहे, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। वे आज बस्तर जिले के जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल हो रहे हैं। गृह मंत्री की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। जगदलपुर में पहली बार केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ मंत्री स्तरीय द्विपक्षीय बैठक की। वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक राजनाथ सिंह ने सार्थक बताया है और उन्होंने एक्स पोस्ट में इसकी जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ एक सार्थक द्विपक्षीय बैठक हुई। हमने भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी की समीक्षा की और समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। भारत वियतनाम के साथ अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। वियतनाम के वायुसेना अधिकारी महाविद्यालय में स्थापित भाषा प्रयोगशाला का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया गया। हमें खुशी है कि दोनों पक्षों ने एआई और क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी में एक और महत्वपूर्ण कदम है। वियतनाम के रक्षा मंत्री और सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल के साथ बैठक में दोनों पक्षों ने भारत और वियतनाम के बीच लगातार विकसित हो रही रक्षा साझेदारी की समीक्षा की और समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण तथा क्षेत्रीय स्थिरता के क्षेत्रों में सहयोग को और सुदृढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह से दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दोनों देशों के बीच एआई और क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए एक समझौता ज्ञापन की भी जानकारी दी। उन्होंने इस एमओयू को दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बताया।
कोलकाता के आरजीकर दुष्कर्म और हत्या मामले में बड़ा कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। अपने पोस्ट में उन्होंने इसे एक महान और सकारात्मक कदम करार देते हुए लिखा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने सिस्टर अभया के दोषियों की जल्द पहचान और उन्हें कड़ी सजा दिलाने का संकल्प व्यक्त किया। इससे पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में कोलकाता पुलिस के 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया था, जिनमें तत्कालीन पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल, पुलिस उपायुक्त उत्तरी डिवीजन अभिषेक गुप्ता और पुलिस उपायुक्त मध्य डिवीजन इंदिरा मुखर्जी शामिल हैं। अधिकारियों के निलंबन के साथ ही विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले की जांच और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भूमिका की भी समीक्षा कराने का आदेश दिया। और पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय ने वित्तीय धोखाधड़ी और रंगदारी मामले में विश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को सोना पप्पू खुद साल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ईडी कार्यालय पहुंचा, जहां करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सोना पप्पू पर कई अवैध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप थे, लेकिन वो लंबे समय से फरार चल रहा था। आपको बता दें कि फरवरी में रविंद्र सरोवर थाना क्षेत्र में हुई झड़प में भी सोना पप्पू का नाम सामने आया था। हालांकि इस मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन सोना पप्पू का कोई भी पता नहीं चल पाया था। पुलिस लगातार उसके ठिकानों की तलाशी कर रही थी और इस बीच सोना पप्पू ने फेसबुक पर कई बार लाइव आकर दावा किया था कि उसका हिंसा से कोई संबंध नहीं है। अप्रैल में ईडी ने अचानक उसके घर पर छापा मारा था। उसी समय कारोबारी जॉय कामदार के घर पर भी तलाशी की गई थी। वहीं इस कार्रवाई के दौरान नकदी के अलावा एक महंगी कार और कई संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए गए थे। एक विदेशी पिस्टल भी जब्त हुई थी। ये विदेशी पिस्टल कारोबारी जॉय कामदार के जरिए खरीदी गई थी। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी पहले ही जॉय कामदार को गिरफ्तार कर चुकी है। पप्पू पर रंगदारी वसूली के भी कई गंभीर आरोप है। उस पर रंगदारी, धमकी देने और आर्म्स एक्ट के तहत भी मामले दर्ज हैं। इन्हीं आरोपों के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी। इसी केस के आधार पर ईडी ने कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा विश्वास को पूछताछ के बाद गिरफ्तार भी किया था। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह के बाद शुभेंदु अधिकारी सरकार ने सरकारी खर्च पर नियंत्रण और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से जारी आदेश में सरकारी बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जरूरत पड़ने पर वर्क फ्रॉम होम और गैर जरूरी दौरों में कटौती पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग, इलेक्ट्रिक वाहनों, बिजली बचत उपायों, पेपरलेस ऑफिस और ई ऑफिस सिस्टम को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार ने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ जीवन शैली अपनाने पर भी विशेष जोर दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही समिति ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी है। वर्मा पिछले महीने ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। न्यायाधीश अधिनियम 1968 के तहत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन में प्रस्तुत की गई इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। बीते साल पूर्व न्यायाधीश वर्मा के दिल्ली स्थित आवास से जले हुए नोटों की बरामदगी की गई थी। इसके बाद विभिन्न दलों के सदस्यों द्वारा किए गए नोटिस स्वीकार करने के बाद महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के संदर्भ में आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। बीते 25 फरवरी को समिति का पुनर्गठन किया गया था और इस समिति में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता BV आचार्य शामिल थे। वर्मा ने बीते 10 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा था, जिससे उनके खिलाफ जारी महाअभियोग की कार्रवाई निष्प्रभावी हो गई। वर्मा के दिल्ली स्थित आवास से जले नोटों की गड्डियां बरामद होने के बाद से आलोचनाओं का उन्हें सामना वो कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग्स मामले में अपने पुराने आदेश में बदलाव की मांग को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसी सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश को बरकरार रखा है। डॉग लवर्स की ओर से दाखिल याचिकाओं में इस आदेश में बदलाव की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी कि ABC नियमों को सही तरीके से लागू करने में गंभीर लापरवाही हुई है।
जिसकी वजह से ये समस्या और ज्यादा बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसके आदेश को सही मंशा और उचित तरीके से लागू करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कोई FIR या आपराधिक शिकायत दर्ज नहीं की जाएगी। अदालत ने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। और मौसम को लेकर बात करें तो उत्तर और मध्य भारत में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की गई है। आयुष मंत्रालय ने गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर के समय सीधी धूप में निकलने से बचने, हल्के सूती कपड़े पहनने और मौसमी फल और इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करने पर जोर दिया है। बता दें कि राजधानी दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मौसम विभाग की ओर से इस सप्ताह भीषण गर्मी का अनुमान व्यक्त किया गया है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज से 24 मई के बीच भीषण गर्मी पड़ सकती है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी इस सप्ताह छिटपुट इलाकों में लू चलने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के यानम में भी इस सप्ताह की संभावना है। बिहार और तेलंगाना में भी अगले 2 दिन तक लू। और आइए आपको बताते हैं कि हीट वेव की इस स्थिति में क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या करें। पर्याप्त मात्रा में आप पानी ज़रूर पिएं। और क्या ना करें, सीधी धूप के संपर्क में मत आएं। क्या करें, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें। और क्या ना करें, पीक आवर्स में बाहर कदम ना रखें, यानी बहुत ज़्यादा धूप हो तो बाहर ना जाएं। नियमित अंतराल पर हाइड्रेशन ब्रेक ज़रूर लें। क्या करना है आपको, इलेक्ट्रोलाइट्स वाले ताज़ा फल खाएं। और आपको क्या नहीं करना है, बिना पानी पिए घर से बाहर ना जाएं। वहीं आप क्या कर सकते हैं, छांव वाले सुरक्षित स्थानों पर आराम कर सकते हैं। क्या आपको नहीं करना है, तेज धूप में भारी श्रम करने से बचें। क्या कर सकते हैं आप, मरीज और बुजुर्ग विशेष सावधानी बरतें। और आपको क्या नहीं करना है, बीमारियों के लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें इस समय खास तौर पर। वहीं आपको क्या आप कर सकते हैं, इमरजेंसी के तुरंत 108 पर आप कॉल कर सकते हैं अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन नज़र आती है तो। और आप बिना डॉक्टरी सलाह के हैवी डाइट ना लें, ये आपको नहीं करना है। और आपको ये भी बता दें कि ये लक्षण दिखें तो सावधान पहले से हो जाएं, क्योंकि चक्कर आना और सिर दर्द इसके शुरुआती जो लक्षण हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा मतली और तेज़ बुखार का खतरा भी बना हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी जो लू चल रही है उससे हीट स्ट्रोक में बेहोशी और दौरे पड़ते हैं। हीट स्ट्रोक एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है और गंभीर स्थिति में 108 आप डायल कर सकते हैं या 102 डायल कर सकते हैं। बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा और अधिक खतरा इससे होता है। गर्भवती महिलाओं की विशेष निगरानी भी इसमें ज़रूरी होती है। बीमार लोग अतिरिक्त इसमें सावधानी ज़रूर बरतें। तो आयुष मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि गर्मी को मात देने के लिए लोग आयुर्वेद को अपनाएं। उन्होंने क्या कहा है ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक बचाव उपाय सुझाए हैं। आयुर्वेद अनुसार छाछ और नारियल पानी पिएं, यह आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है। नींबू पानी से शरीर का तापमान आप घटा सकते हैं। पारंपरिक पेय जैसे आम पना का सेवन भी कर सकते हैं। सिद्धा और योग में शीतली प्राणायाम भी आप कर सकते हैं। यूनानी चिकित्सा में सनबर्न रोधी हर्बल लेप जो आता है वो भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और होम्योपैथी के अनुसार धूप में विशेष एहतियात आप बरत सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे आप अपना बचाव कर सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं और अपने परिवार को, अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है, तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप अगर करेंगे तो आपको उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में मंदिरों के सोने को लेकर फैलाए जा रहे दावों पर केंद्र सरकार ने बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। वित्त मंत्रालय ने साफ कहा है कि मंदिरों में रखे सोने के मुद्रीकरण को लेकर वायरल हो रही खबरें पूरी तरह से भ्रामक और निराधार है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सरकार की ओर से मंदिरों, धार्मिक संस्थाओं या ट्रस्टों के पास मौजूद सोने को लेकर कोई योजना नहीं बनाई गई है और ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। मंत्रालय ने उन दावों को भी खारिज किया है जिनमें कहा जा रहा था कि सरकार मंदिरों के सोने के बदले गोल्ड बॉन्ड जारी करने या उसे राष्ट्रीय रणनीतिक गोल्ड रिजर्व में शामिल करने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा मंत्रालय ने मंदिरों के शिखरों, दरवाजों या धार्मिक संरचनाओं पर लगी सोने की परत को रणनीतिक स्वर्ण भंडार का हिस्सा बनाने जैसी बातें भी पूरी तरह से झूठी और बेबुनियाद उन्होंने बताया है। वहीं सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील भी की है।
अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करें तो ईरान के साथ चल रहे युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि खाड़ी देशों के अपने सहयोगियों के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर होने वाले सैन्य हमले को रद्द कर दिया है। इससे पहले उन्होंने ईरान को धमकी दी थी कि ईरान के पास समझौता करने के लिए समय कम बचा है, वरना युद्ध विराम के बाद लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने हमले की योजना के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है, लेकिन कहा है कि उन्होंने अमेरिकी सेना को निर्देश दिया है कि अगर कोई स्वीकार्य समझौता नहीं होता है तो वे किसी भी क्षण ईरान पर बड़ा हमला करने के लिए तैयार रहें। ट्रंप हफ्तों से धमकियां दे रहे हैं कि अगर ईरान समझौता नहीं करता है तो अप्रैल के मध्य में हुआ युद्ध विराम खत्म हो सकता है। और वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ अगले महीने होने वाली एकमात्र टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए आज भारतीय टीम का चयन होगा। जब राष्ट्रीय चयनकर्ता भारतीय टीम का चयन करेंगे तब तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के कार्यभार प्रबंधन और रोहित शर्मा की मैच फिटनेस पर विशेष चर्चा हो सकती है। इस बात की संभावना कम है कि बुमराह को दोनों प्रारूपों के लिए चुना जाएगा। वहीं रोहित शर्मा की फिटनेस भी चिंता का विषय बनी हुई है। 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच खेला जाएगा। वनडे मैच धर्मशाला, लखनऊ और चेन्नई में 14, 17 और 20 जून को खेले जाएंगे। हॉकी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के आगामी दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा कर दी है। ये दौरा 26 से 30 मई तक पर्थ में होना है। 4 मैचों का ये दौरा पर्थ हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मैच 26, 27, 29 और 30 मई को खेले जाएंगे। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाली सलीमा टेटे आगामी दौरे के लिए टीम की कप्तानी करेंगी। उनके साथ सविता, सुशीला चानू, पुखरामबम, लाल रेमसियामी और नवनीत कौर जैसी अनुभवी खिलाड़ी होंगी। साथ ही सोनम, हिना बानो और लाल थंत लुंगी जैसी रोमांचक युवा प्रतिभाएं भी टीम में शामिल होंगी। भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम ने सोमवार को ऑस्ट्रेलिया को 6-3 से हराकर 4 मैचों की श्रृंखला में शानदार वापसी की है और इस जीत के साथ भारतीय टीम ने फिलहाल सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। भारत ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला था, लेकिन रविवार को दूसरे मैच में 1-3 से हार गया था। सीरीज का चौथा और अंतिम मैच बुधवार को खेला जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग्स मामले में अपने पुराने